गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन के बीच की जो तकरार है वो क्लियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दरअसल में आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो आज के समय बिहार के अंदर हैं। वहां पर वो अपनी रैली निकाल रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है वोटर अधिकार यात्रा। वो लोगों को इस तरह से अवेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इलेक्शंस के अंदर धांधली की जाती है, कैसे इलेक्शंस में या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार वोट डालते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका वोट होना चाहिए उनका वोट नहीं बन पाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे इलेक्शन कमीशन की, तो वहां कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर बोला, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, पर उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि अगर कोई पर्सन या कोई भी अगर कोई लीडर वो चाहता है, कोई क्लेम करना चाहता है और वो 45 डेज के अंदर नहीं है, तो उसके बाद या तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं उनको माफी मांगनी पड़ेगी कि जो उन्होंने बातें कही हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लो कि उनका निशाना और किसी पे नहीं, वो राहुल गांधी के ऊपर ही था। प्लस एट द सेम टाइम यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। जैसे उनसे सवाल ये पूछा गया कि जब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी ने आपसे सेम एलिगेशंस लगाए कि यहाँ पे कुछ एरियाज में यहाँ पे चोरी हुई है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कांग्रेस ने इलेक्शन चोरी कर लिया, तो उनसे तो आपने आपने एफिडेविट मांगा नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उन्होंने आंसर नहीं किया, यहाँ पर इस क्वेश्चन पर उन्होंने चुप्पी साधी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बाकी और लीडर्स जो थे या बहुत की और पॉलिटिकल लीडर खासकर ऑपोजिशन के, उनके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेस किए हैं इनडायरेक्ट तरीके से। राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज के समय ईसीआई और ऑपोजिशन की लड़ाई काफी ज्यादा चल रही है, भले ही इनडायरेक्टली टारगेटिंग हो एक दूसरे के ऊपर, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी और बढ़े। अब दिक्कत पता क्या हुई, कल का जो इनका फैसला था ना सीईसी का, वो अपने आप में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि एक्चुअली इनसे मांगा गया था कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिले, पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि नहीं, मशीन रीडेबल ऐसी जो वोटर लिस्ट हैं जो कंप्यूटर आराम से उनको रीड कर पाए, ऐसी लिस्ट हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि इससे वोटर की प्रिवेसी का खतरा होता है कि उसकी प्रिवेसी चली जाएगी। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ पे सीईसी ने मना कर दिया कि नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे भी प्रिवेसी के अगेंस्ट ये मुद्दा जाता है। तो प्रिवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है ना, वो यहाँ पर फिर से हमें डिबेट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या होता है इस मुद्दे का, कैसे आगे चीजें चलती हैं। राइट। तो दोस्तों डेट है आज की 18 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो सीसेट का बैच है वो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। एंड सीसेट बैच जो है ना वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा, जहां पर आपके लेक्चर्स तो होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम उनकी खूब सारी प्रैक्टिस, वो सारी चीजें इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। तो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर सीसेट रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर बैच का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो अरबिंदो घोष जी के बारे में है। दरअसल में प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट पे की, ठीक है, ऑन हिज 153rd बर्थ एनिवर्सरी। तो थोड़ा सा हमें इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। दोस्तों श्री अरबिंदो घोष जी की बात करें तो इनका जन्म कैलकाटा में हुआ था 1872 के अंदर। अब स्टार्टिंग की जो इनकी एजुकेशन थी इन्होंने वो दार्जिलिंग से प्राप्त करी, बट उसके बाद हायर स्टडीज करने के लिए इंग्लैंड चले गए एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। फिर दोस्तों 1893 में भारत वापस आते हैं एंड उन्होंने फिर ज्वाइन किया बड़ौदा स्टेट सर्विस को। राइट। एंड उसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेसरियल, ठीक है, प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने यहाँ पे बड़ौदा में यहाँ पे काम किया। राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसके बाद उनका पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे करियर स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो भारत की नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं बिटवीन 1902 एंड 1910। ये लगभग 8 साल का ना इनका पॉलिटिक्स के अंदर जो था एक करियर था। ठीक है। तो इसमें भी आप नोटिस कर पाओगे
कि अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ मेजर मुद्दों पे यहाँ पे बात उठाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट की आपने डिबेट यहाँ पे सुनी होगी, खासकर 1905, 1906, 1907 इस टाइम के ऊपर ये डिबेट बहुत ज्यादा उठती है। तो दरअसल में ना जो अरविंदो घोष जी थे वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के थे, ठीक है ना। और इन्होंने यहाँ पे जो मांग करी थी वो पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग इन्होंने यहाँ पे करी थी। 1906 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया एज प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज कैलकाटा, बट बाद में रिजाइन कर दिया क्योंकि इनको लगा कि नहीं, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट ना जब बंगाल पार्टीशन की बात थी 1904 1905 के समय की, तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जो बॉयकॉट मूवमेंट था, फॉरेन चीजों को बॉयकॉट करना, नेशनल एजुकेशन हो गया, उन सब चीजों के अंदर यहाँ पे इन्होंने अपना अपना रोल यहाँ पे प्ले किया। प्लस एट द सेम टाइम जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर था उसको ये एडिट किया करते थे, एंड अकॉर्डिंगली युवाओं के अंदर एक ऐसा थॉट आए कि आपको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे देश को आज़ादी दिलवानी है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये न्यूज़पेपर को एडिटिंग इसकी देखते थे। इसके अलावा इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, दैट इज लोटस एंड डैगर। इसके साथ ही साथ अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर इनको इम्प्रिजनमेंट हुई। ये क्या था अलीपुर बॉम्ब केस दोस्तों? दरअसल में ना पता क्या था, श्री अरविंदो घोष जी और इनके जो भाई थे वरिंदर कुमार घोष, इन दोनों के ऊपर चार्जेस लगे कि आप बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हो, बॉम्ब मेकिंग के अंदर रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी के लिए इनको यहाँ पे इनको जेल में डाला गया 1910 में। उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ पे हट गए, ठीक है ना, एंड इन्होंने पूरा का पूरा अपना ध्यान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर और कहीं ना कहीं योग की जो प्रैक्टिस फिलॉसफी होती है उसको डेवलप करने के अंदर यहाँ पे लगा दिया। तो इनफैक्ट ना आज के समय भी आप पौंडीचेरी जाते हो तो वहां पर आपको श्री अरविंदो आश्रम आपको देखने को मिल जाता है। दरअसल में 1926 में अरविंदो घोष जी ने यहाँ पे इसको फाउंड किया था, इस पर्टिकुलर आश्रम को। जो फिलॉसफी है इंटीग्रल योगा की उसको आगे लेकर गए, किस तरह से हमें अपना माइंड, अपनी बॉडी, लाइफ, इन सबको हार्मोनाइज करना है, वो यहाँ पे इनने यहाँ पे बात करी। इनके बहुत सारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे, जैसे वंदे मातरम न्यूज़पेपर हो गया, बेसिस ऑफ योगा, भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल, द आर ऑफ गॉड, ये इनके कुछ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। बाद में 1950 के अंदर यहाँ पर इनकी डेथ होती है, पर फिलॉसफी, पोइट्री और नेशनलिस्टिक थॉट के लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ यहाँ पे हम याद करते हैं। कुछ इनको इंपॉर्टेंट बात भी इनके रिगार्डिंग बोली गई, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको मसीहा ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बोला। सी आर दास जी थे, उन्होंने यहाँ पे इनको पोइट ऑफ पेट्रोइटिज्म, द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म एंड लवर ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से भी इनको यहाँ पे बोला। एंड अगर हम बात करें रोमन रोनाल्ड की, उन्होंने यहाँ पर इनको बोला कि किस तरह से ईस्ट और वेस्ट का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पर इनके द्वारा हुआ है, एंड ही कॉल्ड हिम एज द प्रिंस अमंग द इंडियन थिंकर्स। तो डेफिनेटली अरविंदो घोष जी का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज आईटीगा ज्वाइंट कमेटी। थोड़ा इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म समझिएगा। एआई जो वर्ड है ना वो यहाँ पे अमेरिका और इंडिया नहीं है, ये आसियान और इंडिया है, ठीक है ना। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई। देखो मीटिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो आईटी का है क्या, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरअसल में ना 2009 के अंदर एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था आईटी का, ठीक है। और नाम में क्लियर है, जो आसियान देश है और जो भारत है इनके बीच में साइन हुआ, ठीक है। और फिर आगे जाके 2010 में ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। और आप नोटिस कर पाओगे ये और कुछ नहीं, एग्रीमेंट क्या है ये, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ व्हाट, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक एफटीए ही था जो 2010 में हमने इस तरह से आगे इंप्लीमेंट किया। तो आप नोटिस कर पाओगे भारत का ये पहला मेजर एफटीए था किसी रीजनल ब्लॉक के साथ। तो अपने आप में देखो, दोनों इंडिया और आसियान के बीच में रिश्ते बेहतर हों, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेहतर हो, उसके लिए ट्रेड पैक्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। इससे कोशिश ये करेगी कि जो टैरिफ होते हैं उनको हम एलिमिनेट करें बिटवीन दीज टू पार्टनर्स। उसके अलावा मार्केट एक्सेस को एक्सपेंड किया जाए, ट्रेड प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतनी दिक्कत ना हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े और रीजनल वैल्यू चेन्स यहाँ पे और बूस्ट हो, इसके लिए आईटी का था। तो आप इनफैक्ट अंडरस्टैंड कर भी सकते हो, आज के समय हमारा और आसियान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो रफली 123 बिलियन यूएस डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आसियान, भारत के जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 11% हम आसियान को ग्लोबल मतलब ट्रेड हम जो है वो करते हैं। तो आसियान अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। कौन से सेक्टर्स में होता है? मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, इन सेक्टर्स के अंदर। तो अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है, अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी बस इतना ही है कि भारत ने इसकी 10th मीटिंग को होस्ट किया एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। एंड इसमें कोशिश की गई कि और कैसे हम चीज़ें बेहतर कर पाएं। अलग अलग यहाँ पे ना सब कमेटीज आपको देखने को मिलती हैं। यू डो नॉट नीड टू रिमेंबर, बट आप आइडिया ले सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के लिए हमारे पास एक कमेटी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कोई प्रोडक्ट दूसरे देश में जाता है, मान लो आसियान जाता है, वहां पर सामने वाली कंट्री कई बार बोल देती है कि यार आपके प्रोडक्ट के अंदर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा हैं, है ना, तो वो मना कर देती है, या फिर इसको कंज्यूम करने से हेल्थ वगैरह के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो भी वो मना कर देती है। तो ये सब सैनिटरी फाइटो सैनिटरी बैरियर्स के अंदर आता है। रूल्स ऑफ रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने तो बेनिफिट आसियान कंट्रीज को दिया है, पर ऐसा ना हो कि चाइना अपना सामान भेजे आसियान देश में और आसियान में ना हल्का सा उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर वो इंडिया आ जाए। हम आसियान को तो बेनिफिट देना चाहते हैं पर चाइना को नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरह से डाइवर्ट करके हो जाए। तो इसके लिए रूल्स ऑफ रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कमेटीज हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन मुद्दों के ऊपर डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होता है। तो ये आईटी का क्या है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी आई थिंक मिल गई होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज आर्कटिक रेनडियर। देखो आर्कटिक के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आर्कटिक आप लोग नोटिस करते होंगे कि अगर हम बात करते हैं हमारी धरती की, ठीक है ना, तो आपको जो सबसे ठंडा रीजन आपको जो देखने को मिला है वो नॉर्थ पोल वाली साइड है, राइट। एंड आप लोगों ने आर्कटिक सर्कल के बारे में सुना होगा। अब आर्कटिक वाला जो रीजन है ना, ये अपने आप में बहुत ही कोल्ड है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि आप जितना इक्वेटर से दूर जाते रहते हो उतना आपको कोल्डर एरियाज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो आर्कटिक की हम बात करते हैं, इट इज नॉर्थन मोस्ट पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। एंड इसके अंदर आपका एक तो आर्कटिक ओशन तो आ ही गया, और जो सीज वगैरह है वहां पे, इसके अलावा अलास्का वाला पार्ट, अभी मीटिंग हुई थी ना पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, वो यही हुई थी अलास्का में। उसके अलावा कनाडा का कुछ हिस्सा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ये सारे देश आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। इन सब के बारे में आपने सुना भी होगा। इनफैक्ट ना देयर इज अ वेरी फेमस आर्कटिक ट्रीटी भी आपको देखने को मिलती है, उनमें भी आपको ये सब देश देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया भी, अगर हम बात करें, इंडिया भी एंगेज करता है आर्कटिक के साथ, क्योंकि हमने भी स्वालबार्ड ट्रीटी जो है वो साइन कर रखी है। तो ये ट्रीटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बात तो आपको क्लियर होगी कि आर्कटिक बहुत ही ठंडा रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस ठंडे रीजन के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती है, वो है आर्कटिक रेनडियर, ठीक है। अब ये लार्ज हर्बीवोरस मैमल्स हैं, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब प्लांट्स को खाते हैं, और ये अडेप्ट हो चुके हैं टू द कोल्ड एनवायरमेंट्स, ठीक है ना। और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, सर ये इनके सींग है। सींग को इंग्लिश में हम एंटलर बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये एकमात्र ऐसी डियर स्पीशीज है जहां पर फीमेल्स, ठीक है, फीमेल जो रेनडियर होते हैं उनके भी सींग आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बाकी डियर स्पीशीज के आपको एंटलर या सींग नहीं देखने को मिलते, इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अडेप्टेशन कैसे हो रखी है इनकी बॉडी की, अडेप्टेशन कुछ इस तरह से है कि गर्मी को ये ट्रैप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके जो हेयर होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं इंसुलेटिंग एयर को ट्रैप कर लिया जाता है। इनके जो नाक है यहाँ पे, वो जो इनकमिंग एयर आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। जो फेस के ऊपर आपको इनके बाल देखने को मिलते हैं वो लंबे हो जाते हैं विंटर के अंदर, ताकि थोड़ा ठंड के अंदर अपनी गर्मी को मेंटेन कर पाए। तो इस तरह से देयर हैव बीन सो मेनी एडेप्टेशंस जो कि इनके अंदर हुई हैं। एंड मोस्टली आपको ये टुंड्रा और बॉरियल फॉरेस्ट रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे क्रॉस द नदर्न अमेरिका, यूरोप एंड यूरेशिया। आर्कटिक इकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, उसका ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए इनका रोल बहुत बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनके जो सींग है वो 1.4 मीटर लॉन्ग भी आपको देखने को मिल जाएंगे इन मेल्स। अब इनके बारे में हम डिस्कस पता क्यों कर रहे हैं, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टडी आई है वो ये कह रही है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 2100 तक रफली 80% तक कम हो जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से इनको इम्पैक्ट कर रहा है। अब क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, देखो अंडरस्टैंड ये करना, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं टेम्परेचर गर्म हो रहा है, राइट। उसके साथ साथ इंसेक्ट्स भी मात्रा बढ़ती रहेगी। इंसेक्ट्स इनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिव सेंस के अंदर। बाकी जो आइस का लॉस होना, परमाफ्रॉस्ट जो 2 साल से ज्यादा लंबे समय से आपकी बर्फ जमी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब उसको पिघल रही है। वो उसके पिघलने की वजह से कहीं ना कहीं और समस्या इनके लिए फेस होंगी। बाकी ह्यूमंस भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो चीजें अलग अलग
ह्यूमन यहाँ पे कर रहे हैं इस रीजन के अंदर, आर्कटिक रीजन के अंदर, उससे इनके लिए बहुत समस्याएं हो रही हैं। इनके लिए फूड अवेलेबिलिटी का चेंज होना, स्नो कवर, माइग्रेशन रूट चेंज हो रहा है, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग देयर पॉपुलेशन। लास्टली दोस्तों, इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं आर्कटिक रेनडियर के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज हुमायूं टॉम्ब। थोड़ा इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दरअसल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, उसकी एक वॉल कोलैप्स होगी, एंड जिस वजह से 6 लोगों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिली। ठीक है, तो काफी दुखद घटना है ये। ठीक है, हमें थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए अपने जो हमारे इस तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं। बट पहले मैं आपको हुमायूं के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, हुमायूं की अगर हम बात करें ना, तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो 1508 से 1556 था, पर एज अ किंग उसका जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो 1530 से लेकर 1556 का है। और ये भी बहुत हैवीली अप्स एंड डाउन्स का टाइम है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, 1530 के अंदर बाबर की डेथ होती है, 1530 से लेकर 1540 तक तो ये यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं। पर बीच में ना इनको बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है शेर शाह सूरी के साथ। 1539 के अंदर बैटल ऑफ चौसा होती है, उसमें हुमायूं हार जाते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं 1540 के अंदर बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर उनको हराने की, पर फिर से वो हार जाते हैं। तो इसके बाद हुमायूं क्या करता है, वो पर्शिया भाग जाता है। ठीक है, एंड पीछे यहाँ पे जो शेरशाह सूरी है वो अपना सूर एम्पायर जो होता है उसको स्टैब्लिश करते हैं। फिर वो घूमता रहता है जो हुमायूं होता है, एंड पर्शियन रूलर जो शाह तमसप था, ठीक है, उसके पास जाके वो उनके कोर्ट में जाके रिफ्यूज ले लेता है। फिर बाद में 1555 के अंदर वो वापस आता है। फिर सूर रूलर्स जो होते हैं उनको हटा देता है, उनको हरा के अपना यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर देता है, वापस से अपने गद्दी पे बैठ जाता है। पर उसका ये टाइम पीरियड भी लंबा नहीं चलता। उसका रीजन यही है कि अगले साल ही, यानी कि 1556 के अंदर, उसकी जो लाइब्रेरी थी शेर मंडल दिल्ली के अंदर, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से जो स्टेयर्स होती है ना, वहां से वो गिर जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद फिर स्टार्ट होता है अकबर का जो टाइम पीरियड है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा, उसके अंदर पूरा जो रीन है वो यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब की, तो हुमायूं टॉम्ब की अगर हम बात करें तो 1570 के अंदर इसको बनाया गया था। मतलब डेथ उनकी 1556 में हुई है, उसके 14 साल बाद यहाँ पे बना था हुमायूं टॉम्ब। तो पहला मेजर गार्डन टूम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसने इनफैक्ट और भी बहुत सारे मुगल मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना हो। इसको बनाया गया था टूम को बाय द एम्प्रेस बेगा बेगम, या फिर जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, जो कि हुमायूं की पहली वाइफ थी। इसको बनाने के अंदर पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास एंड उनका जो बेटे थे सैयद मोहम्मद, इनके द्वारा यहाँ पे इस चीज को डिजाइन किया गया। एंड यहाँ पर ना आपको चार बाग गार्डन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। चार बाग गार्डन पता कैसे होता है, ऐसे बीच में आपको यहाँ पे लाइंस होती हैं, यहाँ पे फुआरे होते हैं, एंड यहाँ पर चार जगह के ऊपर आपको इस तरह से गार्डन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट, एंड पानी का भी उस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ना आपको ये डबल डूम्स वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और ये एक्चुअली हुमायूं टॉम्ब ना, यहाँ पे अगर आप ऊपर अगर आप गए हो, अगर आपने हुमायूं टॉम्ब विजिट किया हो जो दिल्ली में है, डेफिनेटली वो जाना। आप नोटिस करोगे उसके लिए काफी सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं। तो ये टेरेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जो हुमायूं टॉम्ब है वो बना हुआ है। इसको अक्सर डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर हुमायूं टॉम्ब के अंदर मुगल फैमिली मेंबर्स के लगभग 150 जो ग्रेव्स आपको देखने को मिल जाएंगे उनके जो। ठीक है, तो बहुत सारे जिनकी डेथ हो गई थी उनको यहाँ पे दफनाया गया है इस जगह के ऊपर ही। बाकी इसके आसपास जो मॉन्यूमेंट्स की बात करें, वहां नीला गुंबद, ईसा खान टूम, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 1993 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। तो डेफिनेटली एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, इन्होंने इसको रिस्टोर करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाया है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर बायो एक्टिव पेप्टाइड। थोड़ा इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या है बायो एक्टिव पेप्टाइड का। देखो, पहली बात तो आप लोग प्रोटीन समझते होंगे, राइट। एक्चुअली ना प्रोटीन के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, अलग अलग अमाइनो ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाते हैं, एंड प्रोटीन्स अपने आप में एक लार्ज बायो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। एंड डेफिनेटली बॉडी के अच्छे से फंक्शनिंग के लिए आपके प्रोटीन्स का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो दरअसल में ना ये जो आपके सामने एक टर्म लिखा है बायो एक्टिव पेप्टाइड, ये और कुछ नहीं, ये छोटे प्रोटीन सेगमेंट्स ही हैं जिनको 2 से 20 अमीनो एसिड लंबे जो हो सकते हैं उनको हम बायोएक्टिव पेप्टाइड बोलते हैं। अब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि ये हमारा बीपी मैनेज करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर हो गया, इम्यूनिटी हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है ना, जिनको कुछ ना कुछ हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है ना, बीपी की दिक्कत आती है, उनके लिए यहाँ पे बहुत शानदार होते हैं बायोएक्टिव पेप्टाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, कहने का मतलब आपके बैक्टीरिया, आपके फंजाई, आपके वायरस, इनको मारने का बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। उसके लिए इनके अंदर ना इम्यून रिस्पॉन्स आपका स्ट्रेंथन भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपके जो फ्री रेडिकल होता है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी इनके पास रहती है। साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें, अलग अलग लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है, बट नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, बट बेनिफिट आपके अलग अलग लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, भारत के अंदर जैसे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइटरी इंटरवेंशन आपका इनका बायोएक्टिव पेप्टाइड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ना ऐसा भी माना जाता है कि डायबिटीज को ठीक करने के अंदर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बायोएक्टिव पेप्टाइड। तो अभी रिसेंटली इनके ऊपर स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि भारत में अगर पर्सनल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना है उसके लिए बायोएक्टिव पेप्टाइड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इनकी डेफिनेशन ना जो मैंने आपको बताई कि शॉर्ट प्रोटीन फ्रेगमेंट्स होते हैं 2 से 20 अमीनो एसिड लंबे, उनको बायोएक्टिव पेप्टाइड हम यहाँ पे बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसके लिए क्या खाना पड़ेगा ये बायोएक्टिव पेप्टाइड लाने के लिए? देखो इसके लिए आपका दही हो गया, योगर्ट, ठीक है, इडली, ठीक है। इसके अलावा ना आपके कुछ जापानीज आपके फूड आइटम्स आते हैं जैसे मीसो, ये अपने आप में एक जापानीज सीजनिंग आपको देखने को मिल जाती हैं। जो नाटो है वो भी एक जापानीज फूड ही है जो सोयाबीन से बनता है। फिर किमची, ढोकला, फर्मेंटेड फिश हो गया, ये भारत देश में अलग अलग एरियाज में कंज्यूम करे जाते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ एरिया में कुछ कंज्यूम किया जाएगा, किसी एरिया में कुछ और कंज्यूम किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमें अपने लोगों को और बेहतर बनाना है तो बायोएक्टिव पेप्टाइड अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बायोएक्टिव पेप्टाइड के बारे में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने सैटरडे आपको होमवर्क दिया था, एक था आईएनएस हिमगिरी के रिगार्डिंग, तो दोस्तों ये तलवार क्लास से नहीं बल्कि आपका जो नीलगिरी क्लास है उससे बिलोंग करता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। नेशनल अनुभव अवार्ड की बात करें तो यस, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनल वेलफेयर के द्वारा ही यहाँ पे दिए जाते हैं, दैट इज करेक्ट। टोडा ट्राइब की बात करें दोस्तों, ये यहाँ पे आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी, आपके नीलगिरीज जो रीजन है ना तमिलनाडु के अंदर, वहां पर मोस्टली, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के साथ लिंकेज नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।